सेकंड लॉ क्या बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल या बॉडी या रिजिड बॉडी। ठीक है, आर से लगने वाला अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ही क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेगा। इन नेट अनबैलेंस्ड फोर्स इज इन मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो ये हमने देखा सेकंड लॉ। और थर्ड लॉ क्या था, फोर्सेस इन नेचर विल ऑलवेज बी फाउंड आउट इन पेयर्स। फोर्सेस हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे, एक रिएक्शन होगा एक एक्शन होगा, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। तो यही था थर्ड लॉ। क्या बोलता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हिंदी में बहुत सारे मुहावरे होते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा उगाओगे वैसा काटोगे, है ना। तो बस यही होता है, टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट इज ऑल्सो इंग्लिश सेइंग। तो ये सब मिली जुली बातें हैं। फर्स्ट लॉ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड लॉ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। अब देखो, दे वर ऑल डिस्कवर्ड इन 1686, 1686 में पाए गए। अभी क्या चल रहा है, 2023, और 1686 में मिले थे। तो 337 साल पहले हमें पता चल गया था कि न्यूटन लॉज होते हैं, 336 ईयर्स पहले। अब 336 ईयर्स कितना टाइम हुआ, ना तो उस टाइम पे टेलीफोन था, ना उस टाइम पे फोन था, ना इंटरनेट था, इवन शायद पैसे का कंसेप्ट भी नया नया बना होगा, है ना। पैसे तो थे, खैर इकोनॉमिक्स तो थी, बट ये सब टेक्नोलॉजी नहीं थी, मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज नहीं थी। हुआ तो ऐसा हुआ होगा मुश्किल से कि इंजन होगा, इंजन का पता होगा लोगों को, स्टीम इंजन, वो भी ठीक है, थोड़ा बहुत टायर व्हील वगैरह इन सब के बारे में पता होगा, बट मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी जो आज हम सेमीकंडक्टर की मदद से देखते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं था। जैसे मैं अपने घर से आपको पढ़ा रहा हूँ अपने कंप्यूटर के आगे बैठ के, और आप लोग अपने कंप्यूटर के आगे बैठ के पढ़ रहे हो, तो दैट इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू दी इंटरनेट ना। तो इंटरनेट है तो हमारा अभी ये कनेक्शन हो पा रहा है ना, ऐसे वाईफाई। तो अगर ये सब चीजें वहां थी नहीं, तो देखो इन्होंने कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचा होगा 337 साल पहले कि ये सारी चीजें डिस्कवर कर ली। तो अभी हमारे लिए पढ़ना थोड़ा इजी हो गया है ना। हम लोग इतनी सारी चीजें जानते हैं, तो हमें लगता है कि फर्स्ट लॉ इतनी सी बात है, सेकंड लॉ इतनी सी बात है, थर्ड लॉ इतनी, बट 337 साल पहले इनको डिस्कवर करने में काफी मेहनत लगी होगी, काफी इंटेलेक्ट चाहिए होगा, काफी इंटेलिजेंस लगी होगी। ठीक है, अब जैसा हमने पहले क्विक डिस्कशन किया था, वैसे ही आपके पास 4 क्वेश्चन है, 1, 2, 3 और 4। आप सभी लोग इनको एक एक करके ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, जो भी आपके मन में आंसर आता है उस आंसर को सोच के रखेंगे और हैंड रेज कर लेंगे। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा क्वेश्चन कौन सा है जिसका आंसर देना चाहोगे। पहले आप क्वेश्चन बताओगे, सर फर्स्ट का बता रहा हूँ, सेकंड का, थर्ड का, फिर उसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, यही एक्सरसाइज हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। और स्टार्ट कर दो अभी इसको, सभी बच्चे इसको पढ़ो और आंसर सोच के रखो। जरूरी नहीं है आपको चारों क्वेश्चन आए तभी हैंड रेज करो, अगर आपको इनमें से कोई भी एक आ गया तो हैंड रेज कर देना। चारों में एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, चारों में टाइम भी लग सकता है। जो आपको पढ़ के सीधा सीधा क्वेश्चन समझ आ रहा है, उसका आंसर पता चल रहा है, तो वो पढ़ते ही हैंड रेज कर देना, ताकि हम लोग इसको जल्दी फिनिश कर सके। बाकी मैं तो बताऊंगा ही चारों आंसर।
बच्चे किसी का भी नहीं आया आंसर? देखो एक एक करके हिंदी बता रहा हूँ उनकी, फिर से ट्राई करना। हाउ वी आर एबल टू वॉक ऑन अर्थ सरफेस, हाउ वी आर एबल टू वॉक इफ अर्थ एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन एवरीबॉडी। जब हम वॉकिंग करते हैं तो अर्थ हम पे भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होता है, और वो हमारे जो हम फोर्स लगा रहे हैं अर्थ पे उससे इक्वल होता है। तो हम ऐसा क्यों कर पाते हैं, फिर भी हम वॉक क्यों कर पाते हैं, ये बताओ। अर्थ हम पे जबकि उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो हम वॉकिंग कैसे कर पाते हैं, राइट। दूसरा है वाई वी डोंट गेट हर्ट वाइल फॉलिंग ऑन अ मैट्रेसिस। जब हम किसी गद्दे पर, मैट्रेसिस क्या होता है, गद्दा, किसी गद्दे पे हम गिरते हैं तो हमें चोट क्यों नहीं लगती। तीसरा है इफ एन ऑब्जेक्ट हैज जीरो नेट फोर्स देन हाउ डज इट मींस व्हाट डज देन डज इट मीन इट हैज जीरो मास। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे जीरो फोर्स लग रहा है तो क्या उसका मतलब उसमें जीरो मास है। Flight of a bird by pushing the air downward with the help of the wing is an example of which law of Newton। कि जो फ्लाइट ऑफ बर्ड, बर्ड जब उड़ता है तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स एयर के द्वारा, वो कौन से लॉ को प्रीडोमिनेंटली एक्सप्रेस कर रहा है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड लॉ। ये 4 क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर। हैंड रेज कर लो बच्चे, मैं पूछूंगा फिर आप बताना कि सर ये वाला है, उसका आंसर बताना। दीक्षा बेटा हैंड रेज कर दो, तो मैं पूछूंगा तो आप बताना। कोई बात नहीं, 2 हुए हैं, एक हुआ है, कोई टेंशन नहीं है भाई। जिसको एक भी आंसर आता है इन 4 में से तो हैंड रेज कर लो। क्वेश्चन आपकी मर्जी का रहेगा, मेरी मर्जी का नहीं रहेगा। जो क्वेश्चन आपको आता है बस उसका आंसर दे दो। ऐसा नहीं है मैं चारों पूछूंगा, मैं अकेला पूछ रहा हूँ मुझे एक। मैं पूछूंगा बेटा कौन सा क्वेश्चन बताओगे, आप क्वेश्चन बताना फिर उसका आंसर बताना, ठीक है। नम्रता से स्टार्ट करते हैं, बताओ बच्चे। लो नम्रता लेफ्ट द मीटिंग, वाह। दीक्षा बताओ। सर सर थर्ड का आंसर होगा सर, नो होगा, क्योंकि सर अगर हम किसी में फोर्स लगाते हैं तो सर वेट उसका जीरो हो सकता है, बट मास कैन नेवर बी जीरो, जीरो, इक्वल सही टू बात है। जीरो। अगर हम स्पेस में ले जाते हैं ग्रेविटी की बात, ग्रेविटी जीरो हो जाए तो आपने सही बताया कि वेट फिर उसका जीरो हो जाएगा, बट मास स्टिल विल बी देयर, उसका मास कुछ ना कुछ जरूर रहेगा। इसका दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है यार, मास और वेट तो आपस में, फोर्स और वेट तो रिलेटेड ही नहीं है। कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है कितना, 4 किलोग्राम का, बट इस पे जब तक आप बाहर से फोर्स लगा रहे हो, मान लो 30 न्यूटन लगा दिया, इधर से भी 30 लगा दिया, तो फोर्स का और मास का तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं है भाई। फोर्स कुछ भी हो सकता है, स्टिल मास कैन बी प्रेजेंट। और जैसे आपने बताया कि वेट हो सकता है, वेट जीरो भी हो सकता है। वेट क्या होता है, mg। अब मास है उसका कुछ नॉन जीरो, बट ग्रेविटी जीरो हो जाए कहाँ पे होगी, स्पेस में। स्पेस में ग्रेविटी जीरो हो गई तो क्या हो गया, मास हो गया, मास वेट हो गया जीरो। जीरो, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। सर सेकंड क्वेश्चन बता रही थी। हाँ नम्रता बताओ बच्चे। Our body knows how it is moving and where it is because of a sense. हम्म। Uh, we helps our body knows where it is in the world and where all part of our body are relation to each other. ठीक है, तो फिर चोट क्यों नहीं लगती ये बताओ, हिंदी में बताओ आराम से, कि चोट क्यों नहीं लगती। सर क्योंकि हमें पता होता है, क्योंकि ये हमारे लिए ना ज्यादा नुकसानदायक नहीं होती, अच्छा मतलब जब, मैटर सॉफ्ट होते हैं। हाँ मीनाक्षी क्या बता रहे थे बच्चे। सर मैटर सॉफ्ट होते हैं तो इसलिए इसमें चोट नहीं लगती। हाँ सॉफ्ट होता है। देखो नम्रता बोल रही है कि सर हमें पता होता है कि हम कहाँ कूद रहे हैं, कहाँ गिर रहे हैं, तो इसलिए हमें चोट नहीं, ठीक बात है यार, प्रैक्टिकली ठीक है। बट इसका क्वेश्चन का मतलब थोड़ा अलग था। जैसे मीनाक्षी ने बताया कि मैट्रेसिस सॉफ्ट होता है। कोई कोई और बच्चा इसमें अमेंड करेगा जिन्होंने हैंड रेज कर रखे हैं, भुवनेश्वरी या दीक्षा, इस क्वेश्चन पे कुछ बताना चाहोगे। चलो मैं बताता हूँ। यार ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसा देखो, मैट्रेसिस क्या होता है, थोड़ा ऊंचा होता है, ऐसे गद्दा जैसा होता है ना, और पूरा फॉर्म जैसा होता है। तो हम क्या कर रहे हैं,
अगर हम अचानक से गिरे फर्श पे, अगर हम फर्श पे अचानक से गिरेंगे तो क्या होगा बच्चे, हमारे घुटने में लग जाएगी चोट। क्यों? क्योंकि घुटने में या जो भी पार्ट हमारा गिरेगा, मान लो मेरी कोहनी ऐसे टच कर रही है तो एंकल या फिर ये है ना नी, ये सब क्या होगा, इस सब में हमारा मतलब अचानक से ऐसे धम से लगेगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि अचानक से इंपल्स जनरेट होगा, अचानक से चोट लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैट्रिसेस क्या है, एक सॉफ्ट पार्ट प्रोवाइड कर रहा है जिससे कि आपका जो इंपल्स था वो इंपल्स की बजाय उसका टाइम बढ़ गया बच्चे, है ना, टाइम बढ़ गया। भाई हथौड़ा देखो, हथौड़ा जो मार रहे थे कील के ऊपर, कल हम बात कर रहे थे इंपल्स की, कि जब किसी कील को ठोक रहे हो तो मतलब क्या होगा, देखो मैं एग्जांपल ही दे देता हूँ तुम्हारे लिए। ये होती है ना उखली, होती है ना, मिट्टी में लेके आया देखो, ये होती है उखली और इसमें ये होता है। अब अपन को क्या करना है, इंपल्स जनरेट करना है, तो ऐसे ऐसे करेंगे इसको, ठीक है। अब ये पॉसिबल इसलिए क्योंकि दोनों के दोनों सरफेसेस हार्ड है, राइट। अगर ये सरफेसेस सॉफ्ट हो जाए, मान लो मैं इसमें कुछ सॉफ्ट चीज डाल दूं, तो क्या ये एकदम से ऐसे टकरा पाएंगे? मान लो मैं रुई डाल देता हूँ तो फिर इनके बीच में ऐसे टकरा नहीं पाओगे, और रुई डालने के बाद इसमें अदरक भी नहीं कूट पाओगे। तो वो क्यों हुआ? बिकॉज इट हैज टर्न्ड द इम्पल्सिव फोर्स इनटू सम आराम से लगने वाला फोर्स ना, आपने टाइम बढ़ा दिया, डेल्टा टी की वैल्यू बढ़ा दी। तो जब आप इस पे मैट्रिक्स पे कूदोगे तो क्या होगा, देखो मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन पे वापस आते हैं। जब आप इस पे कूदोगे तो ऐसे ही पिचक जाएगा, राइट। तो यहां से यहां तक पिचकने में कुछ तो टाइम लगेगा, और उस टाइम में जो फोर्स लग रहा है वो इम्पल्सिव फोर्स की बजाय आमतौर पे लगने वाला फोर्स जैसा बिहेव होगा, यानी आपको चोट लगेगी कम। तो यू हैव एलिमिनेटेड या यू हैव इंक्रीज द टाइम इंटरवल फॉर द इम्पल्सिव फोर्स। तो जितना टाइम इंटरवल ज्यादा, उतना ही इम्पल्सिव फोर्स की वैल्यू कम और उतना ही नुकसान कम। तो इसलिए हमें चोट नहीं लगती है। और भुवनेश्वरी बताओ बच्चे। सर फोर्थ वाला क्वेश्चन, इसमें से न्यूटन थर्ड लॉ है, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ बताता है कि जो भी एक्शन होता है उसमें इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। फोर्थ का बता रहे हो बच्चे, फर्स्ट का? सर फोर्थ। फोर्थ का, ठीक है। भुवनेश्वरी ने बताया कि अगर कोई बर्ड फ्लाइट में है, मतलब बर्ड उड़ रहा है, राइट। अभी बर्ड बनाता हूं मैं बेकार सा, ठीक है, ये उड़ रहा है। अब क्या होगा कि एयर जो है, एयर इसके नीचे है, एयर क्या करेगी, इसके पंखों पर ऊपर फोर्स लगाएगी और इसके पंख जो है एयर पर नीचे फोर्स लगाएंगे। तो एक्शन एंड रिएक्शन पेयर जनरेट होगा। तो यहाँ पे कौन सा लॉ हो गया, थर्ड लॉ, कि जो एक्शन हो रहा है बर्ड पे, रिएक्शन हो रहा है एयर पे, या एक्शन एयर पे और रिएक्शन बर्ड पे, तो एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा। तो थर्ड लॉ का ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। अब दीक्षा बच गए बच्चे, फर्स्ट वाला बताओगे दीक्षा? कौन सा बताओगे? अच्छा दीक्षा बताओ। अच्छा आपने थर्ड बताया, ओके, आपने बताया था क्या ये, ठीक है ठीक है। और कोई बचाए, कोई बच्चा बताएगा थर्ड, फर्स्ट वन? ठीक सर है, फर्स्ट का भी यही होगा कि सर फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन, सही क्योंकि बात है सर भाई, हाँ, यही बात है। हाँ बताओ बताओ, आगे बता रहे थे कुछ। क्योंकि सर अगर हम जैसे फर्श है सर, उसके ऊपर अगर हम खड़े हो जाए, अगर हम फोर्स नहीं लगाएं तो हम आगे कैसे चलेंगे? ठीक है सर हमें बच्चे, पुश करना ये पड़ेगा। देखो क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि अर्थ हम पे, देखो हाउ वी आर एबल टू वॉक इफ अर्थ एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। अर्थ हम पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रही है, फिर भी हम क्यों चल पा रहे हैं, ये है ना, थोड़ा अंग्रेजी में घुमाने की कोशिश कर रहा है। वी विल गो बैक टू द, ये क्या बोल रहा है, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेंगे, जिस पे एक्शन लगेगा उस पे रिएक्शन नहीं लगेगा, रिएक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगेगा। तो ये क्या बोल रहा है, देखो अंग्रेजी में फंसा रहा है, बस कुछ नहीं है। अर्थ ऐसे है और इस पे हम मूव कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अर्थ पे बैकवर्ड फोर्स लगा रहे हैं और अर्थ अर्थ हम पे फॉरवर्ड लगा रही है। तो मेरे पे जो जो बंदा चल रहा है उस पे तो फॉरवर्ड नेट फॉरवर्ड फोर्स ही लगा, आगे की तरफ ही फोर्स लगा, किसने लगाया, अर्थ ने। हमने अर्थ पे पीछे लगाया। तो अर्थ उससे तो कोई मतलब ही नहीं है ना, इस फोर्स से, जो अर्थ ने हम पे लगाया उसकी वजह से हम मूव कर गए। तो ये पूछ रहा है हाउ वी आर एबल टू मूव, बिकॉज ऑफ द रिएक्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन अवर बॉडी। अर्थ हम पे एक रिएक्टिव फोर्स लगाएगी, तो एक्शन करेंगे हम अर्थ पे, जो हम फोर्स लगाएंगे अर्थ पे उसको बोल देते हैं एक्शन। तो अर्थ हम पे जो रिएक्टिव फोर्स लगाएगी एज एन एक्शन, तो वही रिएक्टिव फोर्स जो हम पे हमें आगे मूव कराएगा, बस इसलिए हम चल पाते हैं, ठीक है। तो ये चारों के चारों क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अब
बिफोर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड मैं आपको कुछ चीज बताता हूँ। एक चीज होती है इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स क्या होता है और एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है। तो बिफोर प्रोसीडिंग कि इंटरनल एक्सटर्नल के पास जाने से पहले हम आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, मतलब मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ। हम एक चीज सीख लेते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है। सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है। देखो याद करो, व्हेन वी वर डिस्कसिंग इट इन द रेक्टिलिनियर मोशन या फिर मोशन इन 1D में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रेस्ट और मोशन, रेस्ट डिफाइन किया था, मोशन डिफाइन किया था। तो हमने कहा था कि रेस्ट एंड मोशन इज एब्सोल्यूट, इज अ रिलेटिव टर्म। एब्सोल्यूट रेस्ट एब्सोल्यूट मोशन कुछ नहीं होता है, इट इज रिलेटिव रेस्ट एंड रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो रिलेटिव रेस्ट और रिलेटिव मोशन में वी आर टॉकिंग कि किसी न किसी चीज के रिलेशन में होगा। तो वहां पे रिलेशन किसकी चीज थी, विद हेल्प ऑफ सराउंडिंग। तो आपने जैसे एग्जांपल याद करो, पीछे सोचो, कुछ बच्चों ने बोला था सर मैं रेस्ट पे हूँ क्योंकि मेरी सराउंडिंग्स यानी मेरी टेबल, मेरी चेयर, मेरे आसपास का फोन, मेरी बुक्स, उनके हिसाब से मैं रेस्ट पे हूँ। कुछ बच्चों ने बोला था सर हम तो मोशन में हैं क्योंकि हम अर्थ पे हैं और अर्थ घूम रही है तो हम लोग मोशन में हैं। तो ये चीजें क्या थी, सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में थी। तो अब हम डिस्कस करते हैं सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, इमीडिएट सराउंडिंग क्या है, डिस्टेंट सराउंडिंग क्या है। तो ध्यान से सुनो, सिस्टम, कभी भी फिजिक्स में बात होगी कि सिस्टम क्या है, तो सिस्टम वो पार्ट ऑफ यूनिवर्स होगा, इस ब्रह्मांड का वो अंश या वो पार्ट जिसपे हम अपना पूरा फोकस डाल रहे हैं, यानी जिसपे हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके बारे में हम मोशन पैरामीटर्स या सम अदर पैरामीटर्स हम उसके फाइंड आउट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तो दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स जो हमारे इंटरेस्ट में है, मतलब जिसके बारे में हम चिंतित है, जिसके ऊपर हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, राइट, तो वो हो गया सिस्टम। समझ आता है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ये बॉल एग्जाम्पल हो सकती है, ठीक है, ये कैमरा एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है, ये फोन एग्जाम्पल हो सकता है, ये चश्मा एग्जाम्पल हो सकता है, कुछ भी एग्जाम, मैं खुद एग्जाम्पल हो सकता हूँ। तो सिस्टम क्या हुआ यार, अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि इस बॉल पे कितने फोर्सेस लगेंगे, तो ये बॉल पे लगने वाले सभी के सभी फोर्सेस, तो हमारा सिस्टम क्या हुआ, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इस बॉल के ऊपर लगने वाले फोर्सेस, तो दैट मीन्स दिस बॉल इटसेल्फ इज अवर सिस्टम, राइट। अगर मैं उखली थी इसके ऊपर अगर बात करता हूँ कि यार ये जो है, तो इसमें सिस्टम क्या हुआ, ये दोनों मिला के सिस्टम हो सकता है ना। तो मैं इनके बीच में या फिर इसके बाहर, इन जो भी सिस्टम है उसके बाहर की जितनी भी चीजें, एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम अवर सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सराउंडिंग। भाई सिस्टम के बाहर की सभी चीजें सराउंडिंग, ब्रह्मांड का या यूनिवर्स का वो वाला पार्ट जहाँ पे हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, यानी अगर इस बॉल की वेलोसिटी निकाल रहे हैं, इस बॉल का वेट निकाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं इस बॉल के बारे में, तो ये बॉल हुआ सिस्टम, क्योंकि ये भी एक सिस्टम है ना, यूनिवर्स का ही तो पार्ट है यार ये सिस्टम हो गया। अब इस बॉल के अलावा यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो सब हुई सराउंडिंग्स, वो सब हुई सराउंडिंग्स। तो अब देखो ये बॉल हुई, इसके बाहर क्या चीज है, मैं इसके बाहर हूँ, ये मेरा माइक इसके बाहर है, ये जो मैंने आपको और चीजें दिखाई सब इसके बाहर है। तो दीज आर पार्ट ऑफ सराउंडिंग्स। आप भी इस बॉल के बाहर हो तो आप भी इस बॉल के लिए सराउंडिंग हो गए। आपके घर की सभी चीजें, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका शहर, आपका स्टेट, हर चीजें उसकी वो इसके लिए सराउंडिंग होगी। सिस्टम केवल ये बॉल हुई क्योंकि हमारा इंटरेस्ट इस पे है। अब देखो डिफरेंस क्या है बच्चे, जो अभी इसकी इमीडिएट आसपास है, जैसे मैं इस बॉल के बिल्कुल पास हूँ, मेरा कंप्यूटर है, मेरी टेबल है, बहुत सारी चीजें हैं मेरे आसपास, ये सब की सब चीजें इस बॉल के पास में है, निकट है। अब इनके ऊपर इस बॉल में होने वाले चेंजेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। सपोज करो ये बॉल फट जाए तो इसकी आवाज आएगी, या फिर इसकी वजह से कुछ ऐसे क्या बोलते हैं, इसके चिथड़े उड़ेंगे, मुझे लगेंगे। तो इसका इफेक्ट, जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो मेरे पे आने वाला है या मेरे आसपास की चीजों पे आने वाला है। तो इसको बोलते हैं इमीडिएट सराउंडिंग, यानी कि जहां पर सिस्टम के होने से इफेक्ट्स बहुत ज्यादा इजीली दिख जाए या बहुत ज्यादा इफेक्ट्स आए, तो उनको बोलते हैं इमीडिएट सराउंडिंग, राइट, यानी निकटतम सराउंडिंग जो आसपास है। अब ये बॉल यहाँ पे फट जाए मान लो, तो फट भी जाए तो आपको पता चलेगा क्या, अभी हम इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तो आप फिर भी एक सिस्टम का पार्ट हो गए, बट इस बॉल के फटने से किसी के घर पे कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। बट अगर ये फट जाए तो हो सकता है मेरा कंप्यूटर टूट जाए या फिर इधर उधर हो जाए। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सिस्टम इमीडिएट सराउंडिंग्स में होने वाले चेंजेस ज्यादा होते हैं, डिस्टेंट सराउंडिंग में बहुत कम चेंजेस आते हैं। तो आप लोग इसके लिए डिस्टेंट सराउंडिंग यानी दूर की सराउंडिंग हो और मेरे आसपास की चीजें इसकी पास वाली सराउंडिंग है, उनको बोलते हैं इमीडिएट सराउंडिंग। तो सिस्टम के होने या ना होने से जो ज्यादातर इफेक्ट आते हैं दे आर इन द इमीडिएट सराउंडिंग। और सिस्टम क्या है, सिस्टम वो पार्ट ऑफ यूनिवर्स है जहां पे हम लोग सारा का सारा डिस्कशन करते हैं, सारी की सारी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, ये हुई बात। ठीक है, अब तीनों चीज समझ आई, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, इमीडिएट सराउंडिंग क्या है, यस और नो, Yes, sir. आगे। Yes.
अब देखो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस पे वापस आते हैं। तो अब मैंने क्या बोला कि यार ये ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है, इन दोनों को मिला के मैंने बोल दिया कि ये दोनों एक साथ मिलकर मेरे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सिस्टम 1 है, राइट। ये सिस्टम 1 है जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2 आर, ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 आर पार्ट ऑफ अवर सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम के अंदर जो भी फोर्सेस ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है, सरफेस फोर्सेस है, जैसे मान लो कि बाहर से लगा रहा है ये बंदा, इसको पुश कर रहा है, राइट, इस पर कुछ फोर्स लगाया इन्होंने, इस बंदे ने, तो वो हुआ सिस्टम के बाहर से लगने वाला फोर्स, तो दैट इज आउटसाइड द सिस्टम, तो इसको क्या बोला, एक्सटर्नल फोर्स। और इसकी वजह से देखो ब्लॉक 1 जो है, ये बंदा इसको ब्लॉक 1 को पुश कर रहा है, तो ब्लॉक 1 भी ब्लॉक 2 को पुश करेगा किसी न किसी फोर्स से, तो वो नॉर्मल 2 N2 हो गया। तो दैट N2 ओरिजिनेट इनसाइड द सिस्टम, क्योंकि सिस्टम मेरा ये दोनों ब्लॉक को कंबाइन करके था। तो जो फोर्सेस सिस्टम के अंदर जनरेट हो तो दैट इज इंटरनल फोर्स, और जो सिस्टम के बाहर से लगे वो एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि सराउंडिंग अगर सिस्टम पे कुछ फोर्स लगा रही है तो वो एक्सटर्नल फोर्स है जी, और सिस्टम अगर अंदर ही अंदर कुछ फोर्स जनरेट कर रहा है तो दैट इज इंटरनल फोर्स। अब दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता था कि सिर्फ फर्स्ट ब्लॉक को मैं सिस्टम बोल देता, तो इस पे लगने वाला बाहर से ये फोर्स है, ये भी एक्सटर्नल है, और ये जो इस पे लगा रहा है वो भी एक्सटर्नल है, ठीक है, और ब्लॉक पे इधर से जो लग रहा है N1 वो भी एक्सटर्नल है, तो ये हो जाता है एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। अब सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा उस पर ध्यान भी नहीं देना, इंटरनल एक्सटर्नल बस ये पता होना चाहिए कि सिस्टम क्या है, उस पर अंदर लग रहे हैं तो इंटरनल, बाहर से लग रहे हैं तो एक्सटर्नल। अब बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम की। इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट है फ्री बॉडी डायग्राम। नाम से बिल्कुल नहीं घबराना है, क्या करना है, सिस्टम को सराउंडिंग से उठाओ, आइसोलेट कर लो, ठीक है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बॉडी विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। कोई सिस्टम है या कोई पार्ट ऑफ यूनिवर्स है, जैसे ये बॉल है, मैं बोलता हूँ इस बॉल पे क्या फोर्सेस लग रहे हैं भाई, इसको इसकी सराउंडिंग से अलग करके देख रहा हूँ, आइसोलेट कर लिया, फिर इसका चित्र बनाऊंगा और उस पर बाहर से लगने वाले यानी एक्सटर्नल फोर्सेस को अगर मैं शो कर दूं सिर्फ, तो बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बॉडी विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, यानी ऐसे बॉडी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ऐसी बॉडी का चित्र जिसको आपने उसकी सराउंडिंग से अलग कर लिया है। It also represent external forces acting on it. So it represent external forces. It represent external forces acting on it. ठीक है, तो बाहर से लगने वाले फोर्सेस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। चलो थोड़ा स्लो डाउन कर लेते, कोई बात नहीं। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बॉडी विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। तो सिस्टम तो बच्चों सबको समझ आया, ये तो बात सही है ना, 4-5 मैंने रिपीट किया तो ये तो आ गया होगा। कितने बच्चों को सिस्टम समझ आया कि सिस्टम क्या है? भाई कोई भी पार्ट ऑफ यूनिवर्स, कोई भी चीज उठा लो जिसके ऊपर आप ध्यान लगा रहे हो वही है सिस्टम, ठीक है। अब फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, सराउंडिंग्स इस सिस्टम के बाहर की सभी चीजें, अगर मुझे इस पे लगने वाले फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं सिस्टम, क्या करूंगा, उठाऊंगा, बाहर हटा दूंगा सराउंडिंग से, अब देखूंगा कि इस पे बाहर से कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, केवल उनको मैं चित्र में ऐड कर दूंगा, बस वही जो चित्र बनेगा दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसके 3 स्टेप है बच्चे। पहला है कि आइसोलेट द बॉडी, ऑब्जेक्ट को अलग करके देखो। मेंशन ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, बाहर से एक्सटर्नल फोर्सेस जो लग रहे थे उन सबको ड्रॉ कर दो, आपका बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। इसके बाद चूज द एक्सिस एंड रिजोल्व द फोर्सेस। अगर आपको किसी पर्टिकुलर एक्सिस में फोर्सेस निकालना है तो क्या करोगे, वो एक्सिस चूज करो और उसमें रिजोल्व कर लो, ठीक है। अभी के लिए इतना ध्यान रखो, देखो एग्जाम्पल आएगा तो सब समझ आएगा। ये ग्राउंड है, फ्लोर है ये, ठीक है जी, फ्लोर। अब इस पे 2 ब्लॉक है, ब्लॉक बी एंड ब्लॉक ए। तो ब्लॉक बी पे क्या होगा, ब्लॉक बी पे अगर मैं फोर्स एफ लगाता हूँ लेफ्ट साइड से राइट साइड में, लेफ्ट साइड से राइट साइड में मैंने कोई फोर्स लगाया एफ। अब इस फोर्स की वजह से क्या होगा बच्चे कि ब्लॉक बी मूव करना चाहेगा लेफ्ट, इधर राइट साइड में ऐसे मूव करना चाहेगा, और ब्लॉक ए इसके ऊपर रखा है तो ये भी मूव करना चाहेगा, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट एफ बी डी ऑफ ब्लॉक बी एंड एफ बी डी ऑफ ब्लॉक ए। ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहूंगा। तो देखो क्या करेंगे, पहला स्टेप है आइसोलेट द बॉडी। आइसोलेट द बॉडी क्या मतलब, ब्लॉक बी को अलग से करके देखो, ठीक है, ब्लॉक बी को मैंने अलग ड्रॉ कर दिया। अब ब्लॉक बी पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बच्चे, देखो इसका खुद का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ब्लॉक बी का क्या होगा, मान लो मैं मास m बोल देता हूं, तो दैट विल बी m इंटू जी, डाउनवर्ड लगेगा।
दूसरा फोर्स क्या लगेगा, ये फ्लोर इस पे कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा क्योंकि इसका वेट था जी, है ना, वेट था, तो वो नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगा, इसको बोल देते हैं एन बी, ठीक। और ये ब्लॉक ए अपना वेट इसके ऊपर लगाएगा, दैट विल बी, अगर मैं इसका मास बोल दूं कैपिटल एम, तो वो होगा कैपिटल एम इंटू जी के बराबर। तो वो भी बच्चे नीचे लग रहा है, तो इसको भी दिखा दो कि दैट विल बी एम इंटू जी। वर्टिकल में तो ये 3 फोर्स लग रहे हैं, बाकी एक फोर्स लगेगा इधर से, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स, जो बाहर से लग रहा है, ठीक है, दैट इज एफ। तो केवल और केवल यही फोर्स लग रहे हैं हमारे सिस्टम पे बाहर से। एक तो वेट, अब ये कोई ये ना सोचे कि यार एम जी तो इसका खुद का वेट है तो अंदर से लग रहा है, नहीं नहीं नहीं, नीचे अर्थ था ना, अर्थ का ही तो पुल है ये, ग्रेविटेशनल पुल, जब वेट की बात कर रहे थे तो ये ग्रेविटेशनल पुल है, तो दैट इज एक्सटर्नल फोर्स ओनली। तो केवल ये फोर्सेस इस पे लग रहे हैं। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट आई आइसोलेटेड द सिस्टम, मैंने बाहर निकाल लिया, उस सिस्टम के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे थे उनको चित्र में ड्रॉ कर दिया, तो मुझे मिल गया क्या, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक बी। सिमिलरली मैं ब्लॉक ए का भी निकाल सकता हूँ। देखो बच्चे बी का कैसे निकला, मैंने बी को रिप्लेस कर दिया एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से, यानी कि उसके सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट करके खाली। अब इस पे देखो क्या क्या लग रहा है, पहला लग रहा है मास ऑफ दिस ब्लॉक। अभी इसको मिटा देते हैं यार, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इधर कैपिटल एम ले रखा है, तो मैं डिफाइन करता हूं, इसका मास कैपिटल एम मान लो, इसका जो हमने कैपिटल माना था इसका स्मॉल मान लो। अब देखो इसको ध्यान से, ब्लॉक बी को मैं यहाँ लेके आया, ब्लॉक बी का खुद का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी ये वाला एरो एम जी। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड ऑन बी बाय ब्लॉक ए, तो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये वेट ऑफ ब्लॉक ए है, यानी कि ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, इसको मैंने ये लिख दिया कि एन नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड ऑन बी बाय ए। तो बी ए पे क्या फोर्स लगा, बी पे ए क्या फोर्स लगाएगा, अपने वेट के बराबर, तो दिस इज नथिंग बट स्मॉल एम जी, ठीक है। और एन क्या है, ये नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर लग रहा है, अर्थ जो लगाएगा, तो वो अपवर्ड लग रहा था, तो मैं यहाँ ऊपर लगा के दिखा दिया, दैट इज एन। फोर्स एफ लेफ्ट से राइट लग रहा था, ये भी लगा के दिखा दिया। तो ये ऐसा चित्र जिसमें सारे के सारे फोर्सेस दिखाए गए हैं, उसी को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। किसका, ब्लॉक बी का। पहला स्टेप आइसोलेट द बॉडी, पहले आइसोलेट करके इधर लेके आए, देखा, तो इस पे बाहर से लगने वाले सभी फोर्सेस को दिखा दिया। फिर तीसरा स्टेप है ये चूज द एक्सिस एंड रिजोल्व द फोर्सेस, ये हम देखेंगे बाद। हाँ जी, दीक्षा, भुवनेश्वरी, नम्रता, डाउट है बच्चे? ठीक है। तो अब देखो एक क्वेश्चन टाइप का है, ये क्वेश्चन टाइप क्या बोल रहा है कि फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, किसका, टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मास एम एंड एन। ए का मास है स्मॉल एम, बी का मास है कैपिटल एम, ठीक है। रिस्पेक्टिवली आर बीइंग पुश्ड बाय फोर्स एफ, फोर्स एफ लग रहा है इधर से लेफ्ट से ब्लॉक ए पे, ठीक है, ये फ्लोर है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है फोर्स। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। अब इसको मान लो स्मूथ, अगर फ्रिक्शन ना दी हो तो स्मूथ मानना है, फ्रिक्शन में आपको स्टार्ट कराऊंगा तब बात करेंगे फ्रिक्शन की, इससे पहले स्मूथ मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी सरफेस फोर्स नहीं मिलेगा, राइट, फ्रिक्शन फोर्स नहीं मिलेगा, नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगा। इधर से ब्लॉक ए पे कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा एक फ्लोर, ब्लॉक बी पे भी लगाएगा उसके वेट के बराबर, तो ये फोर्सेस लग रहे हैं। तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है बच्चे, ए का और बी का। तो देखो पहला स्टेप क्या था, आइसोलेट द सिस्टम, तो मैं ब्लॉक ए का बना रहा हूँ बच्चे, ए को बाहर लेके आए। अब ए पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट लगेगा जो है कि स्मॉल एम इंटू जी। अपवर्ड में ये नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड ऑन ए, ठीक है, एन ए बोल देते हैं, ये फ्लोर ने जो इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाया ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, एन ए। दूसरा लेफ्ट से राइट साइड में ये फोर्स लग रहा है एफ, तो ये फोर्स भी लग रहा है बाहर से, तो इसको ड्रॉ कर देंगे एफ। फिर ये इस फोर्स की वजह से ये इसको पुश करेगा बी को, और बी खुद इसको पुश करेगा ए को, तो इसको बोलेंगे राइट से लेफ्ट लगने वाला जो फोर्स होगा वो नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड ऑन ए बाय ब्लॉक बी, तो एन ए बी। ये 4 फोर्सेस लग रहे हैं, इनके अलावा कोई भी फोर्स नहीं है, तो ये मेरा क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए। सिमिलरली बी का ड्रॉ करें बच्चे, तो बी का क्या आएगा, बी को आइसोलेट करके रखो, ये ब्लॉक बी आया। ब्लॉक बी पे सबसे पहले उसका खुद का वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको बोलते हैं एम इंटू जी, कैपिटल एम था ना ये, इसको रिप्लेस करके जी रख दिया, एम जी। नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय फ्लोर ऑन ब्लॉक बी, ब्लॉक बी पे अब वेट देखो, ब्लॉक ऐसे रखा है ग्राउंड पे ऐसे, तो ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है और ग्राउंड उस पे अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, तो दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, तो दैट विल बी एन बी।
बी पे लगने वाला बाय ग्राउंड, तो ग्राउंड के साथ जीरो लिखो या मत लिखो, तो एन बी लिख देते हैं, वो लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, एन बी अप्लाइड ऑन बी बाय ग्राउंड, ऐसे होता है। ग्राउंड को जीरो करते हैं ना, तो जीरो लिखो या मत लिखो, इसलिए ओमिट कर देते हैं कभी। बाद में अब एन ए बी, एन ए बी था बच्चे, ये था एन ए बी, ये किस वजह से आया, क्योंकि एन बी ए, बी ए भी तो था, क्योंकि अप्लाइड ऑन बी बाय ए, तो ये कैसा होगा बच्चे, दैट विल बी इधर से लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड ऑन बी बाय ए, ठीक है। और उसके अलावा कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, उसके अलावा इधर से कोई फोर्स नहीं है, तो ये तीन फोर्स लगेंगे ब्लॉक बी पर। तो पहला हो गया एफ बी डी ऑफ ए, एफ बी डी ऑफ ब्लॉक ए, और ये हो गया एफ बी डी ऑफ ब्लॉक बी। अब ये जरूरी क्यों है, देखो कुछ बच्चों को लगेगा एफबीडी एफबीडी क्या हो रहा है, भाई बिना एफबीडी भी सब चीजें हो जाती हैं अगर आपको रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पता हो, और रिजोल्व फोर्स को करोगे और कुछ भी ड्रॉ करोगे वो एफबीडी बनता है लास्ट में ना, सारे के सारे फोर्सेस दिखाओगे। तो एफबीडी का मतलब क्या है कि आपको अननोन फोर्सेस निकालना आना चाहिए, आप लोग अननोन फोर्सेस निकालने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम का पहला स्टेप, आइसोलेट द सिस्टम। सिस्टम क्या है, वो पार्ट ऑफ यूनिवर्स जिसपे हमारा अटेंशन फोकस है, जिसके बारे में हम लोग चिंतित है, जिसके बारे में हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, राइट। तो उसको बाहर लेके आओ पहले सराउंडिंग से, फिर उस पे लगने वाले सभी फोर्सेस को दिखा दो, बाहर से जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, तो दैट इज द फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम आपको दोनों के दिखेंगे, एनबीए एन डैश एम जी, तो ये आपको यहाँ पे एग्जाम्पल इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन है, इसका एफबीडी आप एक बार ट्राई करना चाहोगे। देखो दिस थिंग इज फिक्स्ड टू ग्राउंड, जो वेज है ये फिक्स्ड है ग्राउंड पे, ये एम लग रहा है। अब इसके कुछ फोर्सेस लगेंगे बच्चे, देखो ग्राउंड पे इसका ऐसे तो लगेगा एम जी, कैपिटल एम इंटू जी, वेट लगने वाला है। फिर इस वेट के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड, एक अलोंग द इंक्लाइंड है, ठीक है। तो आप एफ बी डी बना दो इसका ब्लॉक एम का, एक बार ड्रॉ कर लो। फोर्स, सबसे पहला स्टेप है जो ब्लॉक, जो हमारा सिस्टम है उसको बाहर ले आओ, ठीक है। फिर उस पे लगने वाले सभी फोर्सेस को ड्रॉ कर दो, तो बन गया आपका क्या, एफ बी डी। तो केवल और केवल ग्रेविटी फोर्स लग रहा है बच्चे, तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। सही बात है, बोलो बोलो, केवल ग्रेविटी लग रहा है या कोई और फोर्स भी लगेगा। सर एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा बच्चे, जब ये इस पे है तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा। ट्राई करो, ये इनकम्प्लीट है जो मैंने बनाया, इसमें नॉर्मल रिएक्शन भी इंक्लूड करो, और अगर कंपोनेंट करने हैं इस एमजी के तो वो कंपोनेंट भी कर दो। एक ऐसे आएगा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, एक आएगा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, तो इन दोनों को भी फाइंड आउट कर लो। थीटा आपको दे रखा है, थीटा कौन सा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा। एक बार ट्राई करो क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर लो आप अपनी कॉपी पे, फिर मैं बताऊंगा, मैच कर लेना।
देखो बच्चों, इसका एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल इधर सॉल्यूशन नहीं है बच्चे। देखो, बाहर से लगने वाले सभी फोर्सेस को ड्रॉ करना है। पहले सिस्टम को आइसोलेट करो, फिर उस पर जितने भी बाहर से फोर्सेस लग रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस, उनको आपको ड्रॉ करना है। तो देखो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे बच्चे, वो देखो। एक फोर्स तो इसका खुद का वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि अर्थ इस पे बाहर से ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है, ठीक है। दूसरा लगेगा इस पे नॉर्मल रिएक्शन, जो कि ये वेज लगाएगा, ठीक है। ये इंक्लाइंड प्लेन इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, उसको मैं बोल देता हूँ एन, ठीक है। तो केवल और केवल दो ही फोर्सेस होंगे जो इस पे लगे होंगे। तो उनको अगर आप ड्रॉ करते हो तो ऐसे होगा, दिस इज द मास एम, इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो पॉइंट से रिप्लेस कर लेते हैं, ऐसा नहीं करेंगे कि हर बार ऐसे ड्रॉ करना है। एक पॉइंट बनाओ, मास एम का एक पॉइंट, मतलब मास एम का सेंटर ऑफ मास, उस पे लगने वाला फोर्स क्या, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी, और कुछ इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। ये हो गया, ये दो फोर्सेस इस पे लगेंगे बच्चे। और ये एन किसके बराबर होगा अगर आप एम जी को रिजोल्व करोगे। देखो अगर एम जी को अगर आप रिजोल्व करने लगो तो कैसे होगा, एक तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन आएगा ऐसा, और एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। तो बच्चे थीटा एंगल आपको दिया हुआ था कौन सा, ये भी थीटा ही रहेगा शायद, हाँ थीटा ही रहेगा। तो दैट विल बी एम जी साइन थीटा, और ये एम जी कोस थीटा। तो एम जी कोस थीटा जो फोर्स है वो क्या करेगा, एम जी कोस थीटा ऐसे लग रहा होगा, तो वो इसको नीचे लेके आएगा घिसड़ा के, ठीक है, स्लिप डाउन। और ये एम जी साइन थीटा क्या करेगा, इस पे प्रेशर डालेगा इंक्लाइंड प्लेन पे। तो जो एन है ना, वो एम जी साइन थीटा के बराबर ही होगा, और एम जी नीचे लग रहा था, ठीक है। तो ऐसा इस पे फोर्सेस लगने वाले हैं, ठीक है बच्चे। ये हो गया एफ बी डी ऑफ ब्लॉक एम। अब बात करते हैं कॉन्टेक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस के बारे में। अब ये एफबीडी के तो आते रहेंगे, एफबीडी तो अब हर क्वेश्चन में यूज होगा, फ्री बॉडी डायग्राम, इक्वेशन, फोर्सेस, सब होगा, रिसोल्यूशन। तो इतने ही इसके काफी हैं। अब आपको जो मैं नोट शेयर करूंगा तो एक बार इसको देख लेना, बस आपको आ जाएगा समझ, ठीक है। तो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस ये करते हैं यार कि फोर्सेस होते हैं दो तरीके के, एक तो कॉन्टेक्ट फोर्सेस और एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। तो कॉन्टेक्ट फोर्सेस वो होंगे जिनके बीच में कॉन्टेक्ट बिटवीन द फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन द सरफेसेस, जिन भाई जो दो सरफेसेस हैं, मान लो ये हाथ है ये हाथ, इनके बीच में अगर फोर्स ट्रांसफर हो रहा है, तो जो जो सरफेसेस हैं अगर ये कॉन्टेक्ट में आने जरूरी है फॉर द ट्रांसफर ऑफ फोर्स, तो क्या बोलेंगे, कॉन्टेक्ट फोर्स है। अगर इनके बीच में फिजिकल कॉन्टेक्ट जरूरी नहीं है तो क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। तो पहले डिस्कस करते हैं कॉन्टेक्ट फोर्सेस कौन कौन से हैं, फिर बात करेंगे नॉन कॉन्टेक्ट कौन कौन से हैं। तो कॉन्टेक्ट फोर्सेस होते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स इनटू कॉन्टेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट, इट इफेक्ट्स द ऑब्जेक्ट बाय मेकिंग कॉन्टेक्ट फोर्स। जब एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आना जरूरी है ताकि वो एक दूसरे को इफेक्ट कर सके, तो ऐसे फोर्सेस कॉन्टेक्ट फोर्सेस हैं। पहला इसी श्रृंखला में क्या है, द फर्स्ट फोर्स इज फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के लिए दोनों सरफेसेस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आने जरूरी है, तो फ्रिक्शन है, घर्षण बोलते हैं इसको। अभी डिस्कस करेंगे इससे अगले चैप्टर में कि इसके लिए आपको रिक्वायर्ड है दोनों फोर्सेस का कांटेक्ट में आना, ठीक है, पहला फोर्स। दूसरा होता है नॉर्मल रिएक्शन। अगर एक ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा है तो इन दोनों के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करने के लिए नीचे से ऊपर आएगा, तो दोनों का कांटेक्ट में होना जरूरी है। दैट सेकंड टाइप इज नॉर्मल रिएक्शन। थर्ड हो गया जी फ्लोटिंग या फिर सिंकिंग। क्या होता है, बोयंट फोर्स लगता है। बोयंट फोर्स क्या होता है, जो किसी ऑब्जेक्ट को डुबोएगा या किसी ऑब्जेक्ट को तैराएगा, है ना। हल्के ऑब्जेक्ट किसी भी लिक्विड में तैरते हैं और भारी ऑब्जेक्ट यानी डेंसर ऑब्जेक्ट डूबते हैं। तो लाइटर ऑब्जेक्ट विल फ्लोट एंड द डेंसर ऑब्जेक्ट विल सिंक। तो जो ये फोर्स एक्ट कर रहा है उसके लिक्विड और उस सॉलिड या ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में आना जरूरी है। दैट इज व्हाई बोयंट फोर्स इज आल्सो अ कांटेक्ट फोर्स। और लास्ट हो गया क्या, टेंशन इन द स्ट्रिंग। भाई किसी स्ट्रिंग में कोई टेंशन है, कोई खिंचाव है, तो उसके लिए भी क्या होगा, किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के साथ टाई करना पड़ेगा। और दोनों अगर टाई हो रहे हैं मतलब दोनों कॉन्टेक्ट में है, दैट इज वाई फिजिकल कॉन्टेक्ट इनके बीच में होना जरूरी है। तो टेंसाइल फोर्स इज ऑल्सो है कॉन्टेक्ट फोर्स। तो ये चार टाइप हो गए। इनके अलावा इधर उधर के एक दो भी और भी हो सकते हैं, बट ब्रॉडर कैटेगरी यही रहेगी। दो सरफेस फोर्स हैं, और बाकी ये दो, एक बोयंट है और एक टेंशन है।
तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमें समझ आया, उसी के देखो नॉर्मल रिएक्शन था। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में एक फ्रिक्शन हो गया जो अलोंग द सरफेस एक्ट करता है, एक परपेंडिकुलर, वो नॉर्मल रिएक्शन है जो अब हम ड्रॉ कर रहे थे अभी अभी। अब इसको करेंगे बाद में, अपेरेंट वेट एंड लिफ्ट, ये कल बात करते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट बता देता हूँ, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होंगे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर द फोर्सेस जिनमें फिजिकल कॉन्टैक्ट अनिवार्य नहीं है। फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नॉट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। हो सकता है फिजिकल कॉन्टैक्ट, बट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। जब दो फोर्सेस कॉन्टैक्ट में आएंगे तो कॉन्टैक्ट फोर्स, अगर बिना ही कॉन्टैक्ट में आए फोर्स ट्रांसफर हो जाए तो क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट। अब देखो ग्रेविटी है, ग्रेविटी कौन लगा रहा है, अर्थ। बट एप्पल तो अर्थ के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं था ना, तो बट फिर भी ग्रेविटी उस पर लग रहा था। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट रिक्वायर्ड नहीं था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। सिमिलरली सेकंड केस देखो, मैग्नेटिक फोर्स। हम लोग खेलते थे ना मैग्नेट से ऐसे बचपन में, कि एक मैग्नेट को दूसरे के पास ले जा रहे हैं और दूर दौड़ते जा रही है, या फिर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो दूर से दौड़ के चिपक जा रही है आके। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो फोर्सेस थे मैग्नेटिक फोर्सेस, दोज वर ऑल्सो नॉन कॉन्टेक्ट। अब मैग्नेट टच भी कराते थे, देखो हम बचपन में थे तो ऐसे जबरदस्ती से पकड़ के कि आज तो चिपका ही दूंगा इससे, करते थे ना सब लोग, कि मैग्नेट को एक दूसरे से ऐसे टच कराते हैं फोर्सफुली। तो कॉन्टेक्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, कॉन्टेक्ट में आ सकता है। फर्स्ट वन देखो, अगर एप्पल था, ग्रेविटी एक्ट कर रही थी, बट वो अर्थ पे आके गिर भी गया ना, तो कॉन्टेक्ट आ सकता है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। ऐसे ही सेकंड केस है, मैग्नेट एक दूसरे को टच कर सकते हैं, बट टू ट्रांसफर द फोर्स फिजिकल कॉन्टेक्ट नॉट रिक्वायर्ड। ऐसा ही इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ट्वेल्थ के, कि जब दो चार्ज पार्टिकल होंगे उनके बीच भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस होंगे, वो भी डिस्टेंट दूरी से काम कर रहे होंगे, उनके लिए भी फिजिकल कॉन्टेक्ट आना जरूरी नहीं है, उसके लिए भी ऑब्जेक्ट को फिजिकली कनेक्ट होना जरूरी नहीं है। तो दैट इज ऑल्सो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्सेस सब एटॉमिक, भाई क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बन गया न्यूक्लियस, उसके इर्द गिर्द जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं या फिर एनर्जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल। तो क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन हो गया नेगेटिवली चार्ज। अब देखो ये तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक, बट जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वीक न्यूक्लियर एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। तो इन दोनों फोर्सेस के लिए भी डायरेक्ट कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है, ये भी दूर से काम कर जाते हैं। इनको बोलते हैं क्या, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब हो गए क्या, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है बच्चों। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले याद करो, फिजिकल वर्ल्ड में क्या बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट, मैग्नेटिक थोड़ा उससे स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्ट्रॉन्ग, और न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो दीज आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर। ठीक है बच्चों। अब इक्विलिब्रियम ये भी कल करेंगे, इसमें टाइम लगेगा, न्यूमेरिकल ये कर लो तुम लोग अभी। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक एम। ब्लॉक एम का फ्री बॉडी डायग्राम आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करो एक बार, फिर जब मैं बताऊंगा तो चित्र मैच कर लेना।
देखो बच्चों, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये जो आपको चित्र दिख रहा है ना, ये खुद ही फ्री बॉडी डायग्राम है। क्या करते हैं फर्स्ट स्टेप, आइसोलेट द सिस्टम, पहले लेके आओ सिस्टम को बाहर, इस सिस्टम पे लगने वाले सभी फोर्सेस को ड्रॉ कर दो, वही होगा फ्री बॉडी डायग्राम। पहला mg लगेगा, दूसरा थीटा एंगल पे लगेगा T2, ठीक है, ये थीटा एंगल पे लग रहा है, तीसरा लगेगा T1 थीटा अल्फा एंगल पे, ठीक है बच्चे। ये तीन फोर्सेस लग रहे हैं, इन्हीं तीन फोर्सेस को ड्रॉ करोगे तो आपको मिलेगा फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अब देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ होमवर्क के लिए, वो क्वेश्चन आप कल करके आना, कल की क्लास में आओगे तो। अच्छा हमारी क्लास अभी नहीं है ना,